एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और हम ये जो टॉपिक है ये वॉटसन से शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, वॉटसन इज़ ए हाईली रिकमेंडेड बुक जिसको हम प्रेफर करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के लिए। तो आज हम इससे टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है? रेप्लिका बनाना मतलब कि अपनी कॉपी बनाना। कौन अपनी कॉपी बना रहा है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारी बॉडी में क्या करता है? इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में? बेस पेयर्स की फॉर्म में, जो नाइट्रोजनस बेसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, तो जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ताकि जितनी भी डॉटर सेल्स बनती हैं सेल डिवीजन के टाइम पे उनके अंदर सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जा सके और वो आगे अपने आपको डिफ्रेंशिएट कर सके और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज जो हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे वाटसन से, वो करेंगे कि क्या केमिस्ट्री होती है डीएनए सिंथेसिस की और कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस की। ऑफ डीएनए सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे है कि जब भी हमारा डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, कॉपी बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है? डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, एक न्यू डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। अब उस न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए उसको कौन कौन से सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चाहिए उसको। ठीक है, तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। पहला जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 4-डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, जो हमारे 3 फॉस्फेट के साथ मिलके और हमारी किसके साथ मिलके? हमारी जो डीऑक्सी-राइबोस शुगर होती है उसके साथ मिलके क्या बनाते हैं? डीऑक्सी-राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और जिसमें हमारे क्या होती है? शुगर होती है। तो यहाँ पे डाई हमारा यहाँ पे क्या है? जीटीपी है, डी हमारा सीटीपी है, डी एटीपी है और डी टीटीपी है। ये हमारे क्या है? ये थाइमिन है, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है और ये क्या है? ग्वानिन है। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेसिस हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप और हमारे किससे जुड़े हुए हैं? शुगर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी-राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? हमें ये चाहिए होते हैं डीएनटीपीज। ठीक है, डीएनटीपीज चाहिए होते हैं। डीएनटीपीज का मतलब क्या है? यहाँ पे एन हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस को डिनोट करता है। तो 4 अलग अलग हमें क्या चाहिए होते हैं? डीएनटीपीज चाहिए होते हैं। अब देखो, जो हमारे ये डीएनटीपीज होते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएनटीपीज का, जिसमें हमारी ये क्या होती है? शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये क्या है हमारे पास? शुगर मॉलिक्यूल है, डीऑक्सी-राइबोस शुगर है। यहाँ पे बेसिस हो सकते हैं, जिसमें बेस हमारा एडेनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे डीएनए में यही 4 बेसिस होते हैं। अगर यहाँ पे आरएनए की बात करें तो थाइमिन की जगह क्या आ जाता? यूरेसिल आ जाता। और यहाँ पे हमारी क्या है? 3 फॉस्फेट ग्रुप है। अब जो फॉस्फेट हमारी डायरेक्टली शुगर से अटैच होती है, शुगर के 5th कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 5th कार्बन से जब हमारी जोन सी फॉस्फेट बॉन्ड बनाती है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा फॉस्फेट। उसके बाद जो फॉस्फेट आती है उसको बीटा फॉस्फेट बोलते हैं और उसके बाद जो आती है उसको क्या बोलते हैं? गामा फॉस्फेट बोलते हैं। तो ये किसका हमारा डायग्राम है? डीएनटीपीज का डायग्राम है। यहाँ पे हमारे बेसिस चेंज होते रहेंगे। एडेनिन आ जाएगा तो डी एटीपी हो जाएगा, अगर ग्वानिन आ जाएगा तो डी जीटीपी हो जाएगा, अगर साइटोसिन आ जाएगा तो डी सीटीपी हो जाएगा और थाइमिन आएगा तो डी टीटीपीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेकेंड एसेंशियल सबस्ट्रेट होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए हमारा यहाँ पे क्या? एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेगमेंट और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेगमेंट, दोनों ज्वाइन होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें हम, तो यहाँ पे प्राइमर और टेम्पलेट जंक्शन शो किया गया है। ये यहाँ तक क्या है? हमारा डबल स्ट्रैंडेड है और इसके बाद ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है। तो जैसे ही डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो वो किसकी तरह एक्ट करता है? टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। अब टेम्पलेट क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेन काम क्या होता है टेम्पलेट का? टेम्पलेट हमारा क्या होता है? जब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, तो वो एडिशनली कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे आके हमें पता है जी से हमारा सी ही बाइंड करता है
तीन हाइड्रोजन बेसिस के थ्रू। टी के साथ हमारा ए बाइंड करता है, सी के साथ फिर अगेन हमारा जी बाइंड करेगा। इस तरह हमें पता होता है कि जी के साथ सी ही बाइंड करता है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और टी के साथ ए ही बाइंड करता है दो हाइड्रोजन बेसिस के थ्रू। तो ये जो टेम्पलेट होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट है और साइटोसिन ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह थाइमिन हमारा एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट है और एडेनिन हमारा थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट है। तो टेम्पलेट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और प्राइमर, ये हमारा क्या होता है, प्राइमर होता है। प्राइमर क्या करता है, एक्सपोज करता है 3 प्राइम पे थर्ड पोजीशन पे क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करता है, एक्सपोज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा इनकमिंग, जो हमारा क्या होगा, जो इनकमिंग हमारा न्यूक्लियोफिलिक डीएनटीपीज होगा वो अटैक करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये आगे बॉन्ड बना के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के ये क्या करेगा, चेन को एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे क्या देखा, दो रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमें डीएनए को अपनी कॉपी बनानी होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना होता है, अपनी रेप्लिका बनानी होती है, तो उसको दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक होते हैं डीएनटीपीज, दूसरा होता है हमारा एक जंक्शन जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है। ये प्राइमर होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है बट थोड़ा शॉर्ट होता है, और एक टेम्पलेट होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जो प्राइमर होता है वो एक्सपोज करता है 3 प्राइम पे क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, ताकि यहाँ पे क्या उसके न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन हो सके, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है वो SN2 रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है, जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है 3 प्राइम पे, इसका जो हाइड्रोजन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है जैसे ही ये अल्फा फॉस्फेट अटैक करती है यहाँ पे। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और ये फॉस्फेट एक बॉन्ड बना लेगी। फॉस्फेट अपनी ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आसानी से यहाँ पे प्राइमर से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बच जाती है, पायरोफॉस्फेट। मतलब इसको तो रिलीज कर दिया जाता है और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाके यहाँ बाइंड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन के थ्रू ये जो अल्फा फॉस्फेट है ये प्राइमर पे 3 प्राइम एंड पे बाइंड हो जाती है। ठीक है, और हमारी 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसको बनाने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो किससे मिलती है, जो पायरोफॉस्फेट के हाइड्रोलाइसिस से मिलती है। इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास प्राइमर था, ये टेम्पलेट था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक DNTP आ गया। अब DNTP ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा है और ये गामा फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये जो हमारी पायरोफॉस्फेट होती हैं, बीटा और गामा, ये रिलीज हो जाती है और यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फॉस्फेट इसके साथ बाइंड हो जाएगी और जो ये नाइट्रोजनस बेस होगा यहाँ पे, जैसे एडेनिन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, वो यहाँ पे थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से आगे फिर दोबारा से क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो जो होगा वो हमारा बॉन्ड बना लेगा दूसरी अल्फा फॉस्फेट के साथ। ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग चलती जाएगी और हमारी चेन इलोंगेट होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी पायरोफॉस्फेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है किसके लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 3 प्राइम एंड पे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, XTP है। XTP मतलब यहाँ पे ATP भी हो सकता है, GTP भी हो सकता है और हमारा CTP भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे TTP भी हो सकता है। ठीक है, तो X मतलब ये किसको डिनोट कर रही है, नाइट्रोजनस बेसिस को डिनोट कर रही है। ये XMP है। ठीक है, मोनोफॉस्फेट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जाके मोनोफॉस्फेट से बाइंड हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे N+1 शो किया गया है। +2 हमारी फॉस्फेट जो बीटा और गामा थी वो रिलीज हो जाती है DNTP से, मतलब इस से हमारी 2 फॉस्फेट रिलीज होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। पायरोफॉस्फेट टूटती हैं अलग अलग फॉस्फेट में। पायरोफॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले एनर्जी बहुत कम होती है, -3.5 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि कम होती है डीएनए
की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। बट जब पायरोफॉस्फेटेज पायरोफॉस्फेट को तोड़ता है 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में, तो वो एनर्जी रिलीज करता है जो अबाउट -7 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा लगभग 10⁵ के करीब पहुंच जाता है, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्राइमर एंड पे जुड़ता जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा की इक्विलिब्रियम है ये बहुत हाई है। तो ये हाई होने का मतलब क्या है कि जो डीएनए सिंथेसिस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कि एक बार डीएनए के अंदर एक बेस पेयर जुड़ गया तो वो फिर टूटेगा नहीं, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सकता है, पर वो बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि हाइड्रोलाइसिस होती है किसकी, पायरोफॉस्फेट की, क्या बनाने के लिए, हमारे नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, नए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे अटैच करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, जब पोलिमराइजेशन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। कहाँ पे होता है, 3' एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पे होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्राइमर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्राइमर स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। और ये किस पे अटैक करता है, ये अल्फा फोस्फेट पे अटैक करता है। अल्फा फोस्फेट पे अटैक करता है किसके, DNTP के, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और क्या रिलीज होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होती है। और पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रिएक्शंस को इरिवर्सिबली फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे करवाती है, बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो किसके थ्रू टूटता है, पायरोफॉस्फेटेज के थ्रू टूटता है, ठीक है। हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे रोल प्ले करता है हमारी किसमें, पॉलीमराइजेशन में, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स की पॉलीमराइजेशन में, मतलब बेस पेयरिंग में कैसे रोल प्ले करता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो देखो, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है उसकी एक सिंगल एक्टिव साइट होती है। सिंगल एक्टिव साइट का मतलब क्या है कि एक ही एक्टिव साइट होगी, उसी से जाके बेस पेयर बाइंड हो सकते हैं। पर हमें पता है कि हमारे पास तो 4 डिफरेंट बेस पेयर हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हमने लोकेंट की हाइपोथेसिस पढ़ा है एंजाइम के एक्टिविटी में कि भाई जब एंजाइम है उससे सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो उसकी एक एक्टिव साइट होती है जिसमें वो फिट हो सकता है, कन्फर्मेशनल चेंज करके वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंगल एक्टिव साइट होने के बावजूद भी 4 डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को बाइंड कर सकता है। वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है आइडेंटिकल ज्योमेट्री को बाइंड करने के लिए। जो आइडेंटिकल ज्योमेट्री होती है एडेनिन की, थाइमिन की, ग्वानिन की, साइटोसिन की, उसको वो बाइंड करता है, ठीक है, उसको वो बाइंड करता है, ना कि डिफरेंट मोइटी को, ठीक है। जब करेक्ट बेस पेयर फॉर्म हो जाते हैं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है प्राइमर पे, तभी क्या होता है, जो अल्फा फोस्फेट है वो आके क्या करती है, ऑप्टिमम पोजीशन पे फिट होती है। किसकी ऑप्टिमम पोजीशन पे, एक्टिव साइट पे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे। अगर इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है तो उसका न्यूक्लियोटाइड का जो एडिशन है, मतलब बेस पेयरिंग का जो एडिशन है वो स्लो हो जाता है। कितना स्लो हो जाता है, करेक्ट बेस पेयरिंग से 10,000 टाइम्स कम होगी बेस पेयरिंग अगर इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है। और डीएनए पॉलीमरेज की कैपेबिलिटी होती है कि वो RNTPs और DNTPs में डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। जो कि सेल के अंदर RNTPs की जो अमाउंट है वो DNTPs से 10 फोल्ड ज़्यादा होती है, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है DNTPs से। फिर भी जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो किसको बाइंड करता है, DNTPs को बाइंड करता है। ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, ऐसा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। वो हमारा 2' पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या नहीं करता, उसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब उसको अकोमोडेट नहीं करता है, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में वो डिफरेंट होगा तो उसको वो अकोमोडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है, एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट में का जो स्पेस है किसके अंदर, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर, वो ऑक्यूपाई किया जाता है 2 अमाइनो एसिड के साथ। मतलब एक्टिव साइट जो होती है डीएनए पॉलीमरेज की, वहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो अमाइनो एसिड वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू, जो कि एक वीक फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है। और ये वीक फोर्स किसके साथ, शुगर जो रिंग होती है, डीऑक्सीराइबोज
शुगर जो होती है उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है वैसे ही अमाइनो एसिड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले अगर लार्ज चेन के अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे तो बाद में वो स्मॉलर चेन के अमाइनो एसिड हो जाएंगे। जैसे ग्लूटामेट होगा तो वो एलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामेट की लॉन्ग साइड चेन होती है, एलेनिन की कम होती है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है, डिस्टिंग्यूश कर देता है डीएनटीपीज में और आरएनटीपीज में, और आरएनटीपीज को नहीं बाइंड करता है, डीएनटीपीज को बाइंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे करेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है कि एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड हो रहा है। तो एडेनिन के साथ जब थाइमिन बाइंड हो रहा है तो जो हमारे शुगर मोइटी के साथ हमारे फोस्फेट ग्रुप जुड़ी हुई है जिसको हम अल्फा फोस्फेट बोलते हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, किसके, प्राइमर के, ठीक है। और क्या बनाता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाता है, हमारा बेस पेयरिंग करेक्ट हो जाती है। बट अगर यहाँ पे एडेनिन के पास एडेनिन आ रहा है तो ये डिस्प्लेस करता है किसको, पायरोफोस्फेट ग्रुप से जो अल्फा फोस्फेट जुड़ी हुई है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं करता। हमारा 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है प्राइमर के, वो उस पर अटैक नहीं करता, उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो करेक्ट बेस पेयरिंग होगी तभी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करें कि जो भी हमारे कैसे हम डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं कि कितने उसने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स बाइंड किए हैं। हम यहाँ पे जो डीएनटीपीज हैं उसमें जो फोस्फेट है उस फोस्फेट को आइसोटोप के साथ क्या करके चेंज करके, जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स P32 के साथ अगर हम अल्फा फोस्फेट ग्रुप को इंटरचेंज कर दें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कलर इमिट होगा, और हम क्या देख सकते हैं कि कितने पायरोफोस्फेट ग्रुप रिमूव हुए हैं, कितने फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़े हैं किसके साथ, हमारे डीएनए के साथ। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि डीएनए पॉलीमरेज 1 सेकंड में कितने हमारे फोस्फेट ग्रुप को बाइंड कर सकता है, मतलब कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं या फिर हम जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हमारा थाइमिन ग्रुप होता है, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड थाइमिन ग्रुप होता है, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट एनालॉग यूज़ करते हैं हम फ्लोरिस्टिन की फॉर्म में, ठीक है, जो अटैच होता है, किससे अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। वो भी क्या देता है, कलर, उसको भी हम कलर डिटेक्शन के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि भी कितने बेस पेयर्स हमारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुए हैं डीएनए के अंदर। अब देखते हैं कि ये कैसे स्टेप्स फॉलो करता है। मेनली 2 स्टेप फॉलो करता है ये प्रोसेस, जिसके थ्रू हम आइसोटोप के साथ जो लेबल्ड है हमारा, या तो फोस्फेट आइसोटोप यूज़ करते हैं P32, या फिर हम फ्लोरेस्टिन लेबल्ड हमारा यहाँ पे थाइमिन ग्रुप अटैच करते हैं, ये पता करने के लिए कि डीएनए पॉलीमरेज 1 सेकंड में कितना इनकॉर्पोरेशन कर रहा है डीएनटीपीज का, ठीक है। तो जो स्टेप 1 होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रीकर्सर न्यूक्लियोटाइड होता है, जो हमारा डीएनटीपी होता है, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक प्रीकर्सर न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो यूज़ करता है इस डीएनटीपी को कहाँ पे, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे बाइंड करने के लिए। जैसे लेबल्ड हमने डीएनटीपीज यूज़ किया, अब प्राइमर उस डीएनटीपीज को लेबल्ड वाले को बाइंड कर देगा और डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा। यूजुअली 1 ऑफ द 4 डीएनटीपीज इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, एक को ही हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड करते हैं, चारों को नहीं करते, ठीक है। जब हम इंक्यूबेशन कर देते हैं एक सूटेबल टाइम तक, जैसे 30 मिनट हमने ले लिए, 40 मिनट ले लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लेबल डीएनटीपीज देते हैं, मतलब 4 में से एक हमारे नाइट्रोजनस बेसिस को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डीएनटीपीज को एक को क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज उसको इनकॉर्पोरेट करता जाएगा प्राइमर पे और बॉन्ड बनाता जाएगा और चेन बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है चेन बढ़ती चली गई। तो कुछ टाइम पीरियड देते हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं किसका, इनकॉर्पोरेटेड डीएनटीपीज का फ्रॉम अनइनकॉर्पोरेटेड प्रीक्यूर्सर्स। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक न्यूली मेड डीएनए चाहिए। अब ये क्या है, एक न्यूली मेड डीएनए है, क्या है, न्यूली मेड डीएनए है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये रेड कलर के क्या है, ये हमारे इनकॉर्पोरेटेड लेबल्ड न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड डीएनटीपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे किया जा सकता है, ये 2 प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है। एक होता है फिल्टर बाइंडिंग मेथड, क्या होता है, फिल्टर बाइंडिंग मेथड होता है एक तो फिल्टर बाइंडिंग मेथड, जिसमें डीएनए
हमें पता है डीएनए फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए हमें पता है कि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और वो नेगेटिवली चार्ज है, उसको बाइंड करते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज फिल्टर के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, सोल्ट की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बाइंड नहीं हो पाते, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो प्रोसेस होता है, एक तो फिल्टर बाइंडिंग मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस होता है जिसमें हम फ्रेगमेंट बनाते हैं डीएनए के और उनको क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोफोर्सिस मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो जो हमारे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, उन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फास्टर मूव करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाती है इन दोनों मेथड से, फिल्टर बाइंडिंग मेथड से और मतलब जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस से हमें क्या मिल जाती है, डीएनए जो भी सिंथेसाइज हुआ है उसकी अमाउंट मिल जाती है। फिर अब हम जो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड है उसको डिटेक्ट करके क्या मतलब डीएनए पॉलीमर में जितने भी हमारे लेबल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए थे उसकी अमाउंट को डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे उनके कलर डिटेक्शन से, ठीक है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कलर डिटेक्शन से हम यहाँ पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको एग्जाम व्यू पॉइंट से देखूँ कि भाई ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को मेज़र करते हैं, क्योंकि इसकी एक्टिविटी बताएगी इसकी प्रोसेसिविटी, ठीक है, इसकी प्रोसेसिविटी बताएगी। अब प्रोसेसिविटी का मतलब है कि ये कितने डीएनटीपीस को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड बेस या लेबल्ड फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा डीएनए में, और फिर उस कलर डिटेक्शन के थ्रू हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमें फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है, कितने टाइम के बाद मिल रहा है। तो इसका मतलब कितने टाइम के बाद वो हमारा सेम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को इनकॉर्पोरेट कर रहा है डीएनए में, जिससे हमें उसकी प्रोसेसिविटी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेट करते हैं लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड बेस को, मतलब लेबल्ड डीएनटीपीस को, फिर हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब सेपरेट करके क्या करते हैं, उसकी फ्री न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स बना के और लेबल्ड जो हमारे इनकॉर्पोरेशन है उसकी एक्टिविटी को मेज़र किया जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो OH ग्रुप को नहीं अपनी एक्टिव साइड में इनकॉर्पोरेट करता, वो किसको इनकॉर्पोरेट करता है, शुगर को। शुगर के साथ अमाइनो एसिड होते हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट में, जो क्या करते हैं उसके साथ वेंडरवाल इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड होते हैं वो शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ग्लूटामेट होगा तो वो एलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से चाहे सेल में कितनी भी कंसंट्रेशन हो डीएनटीपीस की, हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनटीपीस को ही बाइंड करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे T है, A है, हमारा करेक्ट बेस पेयर आ रहा है, तो ये अमाइनो एसिड क्या करता है, शुगर के साथ वेंडरवॉल इंटरेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बेस पेयर्स। अगर यहाँ पे नहीं बन रहा वो चीज़ तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा और हमारा जो अल्फा फॉस्फेट है वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा और हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको यहाँ से समझते हैं कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका अगर हम मेटाबॉलिक या बायोकेमिस्ट्री देखें या मतलब उसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर पाम कंसिस्ट करता है, थंब और फिंगर, मतलब हमारे हाथ जैसा ही है। तो उसको हम रिजेंबल करवाते हैं अपने हैंड से। अब हम देखेंगे कि पाम का क्या फंक्शन है, थंब का क्या फंक्शन है और फिंगर का क्या फंक्शन है। डायग्राम हमें क्या शो करता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसमें 3 डोमेन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, उसमें थंब होता है, इसमें थंब होता है, ठीक है, उसमें फिंगर्स होती हैं, और उसमें क्या होता है, पाम होती है, ठीक है। अब जो पाम है इसमें ये किससे मिलके बनी होती है, बीटा शीट से मिलके बनी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टाइप होता है बीटा शीट स्ट्रक्चर। तो ये बीटा शीट से मिलके बनी होती है और इसका जो प्राइमरी एलिमेंट है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैटालिटिक होता है, कैटालिटिक साइट फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है, कैटालिटिक साइट फॉर्म करता है। अब जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये 2 मेटल आयन को बाइंड करता है, मतलब ये डाईवेलेंट होता है। डाई मतलब 2, वैलेंट
डाईवेलेंट होता है, मतलब 2 मेटल आयंस को ये बाइंड करता है, मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव, ये 2 मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं डीएनए पॉलीमरेज में। ठीक है, जो अल्टर करते हैं जब भी हमारा करेक्ट बेस पेयर आएगा, जब भी हमारा करेक्ट डीएनटीपीस आएगा, जब भी हमारा करेक्ट डीएनटीपीस आएगा प्राइमर के OH के साथ, OH जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो जब भी हमारा करेक्ट डीएनटीपी आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, उस टाइम पे वहाँ पे जो केमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उस केमिकल इन्वायरमेंट को अल्टर करने के लिए हमें डाईवेलेंट चाहिए, 2 मेटल आयन चाहिए जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैग्नीशियम और जिंक। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक मेटल आयन होता है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें एक मेटल आयन होता है वो रिड्यूस कर देता है, किसकी एफिनिटी को रिड्यूस करता है, 3' OH। ये किस पे प्रेजेंट है, प्राइमर पे, प्राइमर के 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी एफिनिटी को रिड्यूस कर देता है फॉर इट्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी है उसको ये मेटल आयन रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन मोइटी एक्सपोज हो जाएगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3O नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, 3O नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3O नेगेटिव अटैक क्रिएट हो जाता है तो यहाँ क्या होने के चांसेस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कौन करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो सिर्फ पायरोफॉस्फेट कर सकता, पायरोफॉस्फेट से जो बाइंड है अल्फा फॉस्फेट वही कर सकती है। अब अल्फा फॉस्फेट क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी, इस जो हमारे पास यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन मोइटी है उसके ऊपर कौन अटैक करेगी, अल्फा फॉस्फेट, किसकी, इनकमिंग डीएनटीपी की जो अल्फा फॉस्फेट है वो यहाँ पे अटैक करेगी बॉन्ड बनाने के लिए। देखो जैसे ही अल्फा फॉस्फेट यहाँ पे अटैक करेगी तो ये यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देगी, यहाँ पे क्या करेगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है, जो हमारे बीटा और एंड गामा फॉस्फेट में जो भी नेगेटिव चार्ज आता है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, उसको स्टेबलाइज कौन करता है, ये अल्फा और बीटा, ये क्या है, ये पायरोफॉस्फेट है। इस पायरोफॉस्फेट को कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा सेकंड मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन बी, मेटल आयन बी इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पाम डोमेन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, पाम डोमेन पढ़ रहे थे। जो पाम डोमेन है किसका, हमारा डीएनए पॉलीमरेज का, तो वो क्या मॉनिटर कर रहा है यहाँ पे, वो उसी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो वो मॉनिटर कर रहा है कि इसको बेस पेयर्स को और एक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड कांटेक्ट क्रिएट कर रहा है बेस पेयर के साथ, किस में कर रहा है, माइनर ग्रुव में। 2 ग्रुव होते हैं डीएनए के, एक माइनर ग्रुव होता है, एक मेजर ग्रुव होता है। जब आपने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें माइनर ग्रुव होता है, मेजर ग्रुव होता है। तो डीएनए के माइनर ग्रुप में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बेस पेयर को बाइंड करने का काम कौन कर रहा है, पाम रीजन कर रहा है, मतलब नया डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है। और पहले से जो बेस पेयर करेक्टली मैच्ड है उसमें ये नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, पर ये तभी करेगा जब पहले से बेस पेयरिंग करेक्ट हो रखी होगी। ठीक है, फिर आता है फिंगर डोमेन। फिंगर डोमेन जैसे ही करेक्ट बेस पेयर फॉर्म हो जाते हैं, किसके बीच में, इनकमिंग डीएनटीपीस के बीच में एंड टेम्पलेट के बीच में, टेम्पलेट के बीच में। यहाँ पे प्राइमर होता है, अब यहाँ पे आके बेस जुड़ते रहेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहेगी। जैसे यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे टी होगा, पहले यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये क्या होता जाएगा, टेम्पलेट के ऊपर ये इनकमिंग डीएनटीपीस को बाइंड करता जाएगा और क्या करेगा, इनक्लोज कर लेगा इन डीएनटीपीस को, जो इनकमिंग डीएनटीपीस है इनको इनक्लोज कर लेगा, मतलब क्लोज ले आएगा। तो ये जो क्लोज्ड फॉर्म है ये स्टिमुलेट करती है कैटालिसिस by moving the incoming nucleotide into close contact with catalytic metal ion। जैसे यहाँ पे हम देखें इस डायग्राम में तो हमारे पास यहाँ पे कैटालिटिक मेटल्स आयन है। अब ये जो हमारे पास बेस पे आ रहा है जी, ये सी के साथ बाइंड हो रहा है, ये टेम्पलेट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर का ओ जो एक्सपोज हुआ था। ठीक है, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो ये इसको इनक्लोज कर रहा है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, इनक्लोज कर लिया। तो फिंगर डोमेन एसोसिएट होता है टेम्पलेट रीजन के साथ, ये क्या है, हमारा टेम्पलेट रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से 90 डिग्री टर्न हो जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। अब ये 90 डिग्री तो टर्न हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इस तरह से टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो
90 डिग्री टर्न हो जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन का फर्स्ट और सेकंड बेस के बीच में, फर्स्ट बेस के बीच में और सेकंड बेस के बीच में। तो ये बॉन्ड एक्सपोज करता है फर्स्ट टेम्पलेट बेस आफ्टर द प्राइमर ऑफ द कैटालिटिक साइड, और कन्फ्यूजन जो ये फर्स्ट बेस को एक्सपोज कर दिया इसने प्राइमर के साथ, और यहाँ पे ये बाइंड हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ना आए कि नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो कौन सा आएगा। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रोटेट करता रहता है इसको। कौन सा डोमेन बच गया, अब हमारा थंब डोमेन बच गया। थंब डोमेन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मेंटेन करता है डीएनए पॉलीमरेज के बीच में और उसके सबस्ट्रेट के बीच में। सबस्ट्रेट क्या है, डीएनटीपीज है, और सबस्ट्रेट क्या है, प्राइमर है सबस्ट्रेट एंड टेम्पलेट है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है सबस्ट्रेट और डीएनटीपीज है। तो इनके बीच में एसोसिएशन क्रिएट करने का काम कौन करता है, थंब करता है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज को की एबिलिटी को इन्हेंस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीएनटीपीज को बाइंड करे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे, ठीक है। तो ये फंक्शन है थंब के, पाम के और फिंगर के, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी की, कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, प्रोसेसिविटी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रोसेसिविटी। तो प्रोसेसिविटी क्या है, मतलब जो एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज को, उसको मेजर कैसे किया जाता है, डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी के साथ। तो डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेड ईच टाइम द एंजाइम बाइंड से प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। जितनी भी बार एंजाइम प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे बाइंड होगा तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को वो बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ प्रोसेसिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो जो रेट है डीएनए सिंथेसिस का वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है जब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स पर बाइंडिंग इवेंट बाइंड होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो बाइंडिंग होती है पॉलीमरेज की प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे, वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। ये कितना टाइम लेता है, 1 सेकेंड, अबाउट 1 सेकेंड फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू लोकेट एंड बाइंड ए प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। पर एक बार जब ये बाइंड हो जाता है, जैसे ही ये बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, मतलब बहुत ही फास्ट होता है। ये इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब कंप्लीमेंट्री, मतलब ये इतना फास्टेस्ट होता है कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ठीक है। बट नॉन प्रोसेसिविटी के टाइम पे ये क्या करेगा, अप्रोक्स 1 बेस पेयर पर सेकंड ऐड करेगा, ठीक है। और हमारा जब प्रोसेसिविटी इसकी हाई होगी, फास्टर होगी, तब ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर बेस पेयर ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये हाई और प्रोसेसिविटी होती है इसकी। चीज़ मैंने एक्सप्लेन करती, वही चीज़ ये डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारा प्राइमर होता है, वो क्या करता है, वो एक्सपोज करता है किसको, हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, ये एक्सपोज करता है। जैसे ये हमारा क्या है, प्राइमर एंड, इस पे जो 3 प्राइम एंड पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसकी हाइड्रोजन एफिनिटी को कम कर देता है, हाइड्रोजन की एफिनिटी, ऑक्सीजन से बाइंड करने की जो एफिनिटी है उसको कम कर देता है मेटलाइन ए सॉरी मेटलाइन ए, ठीक है। जैसे ये कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पे जो अल्फा फॉस्फेट होगी वो इस पर अटैक करेगी और क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी। और जो शुगर मोइटी होती है, जो शुगर प्रेजेंट होती है, वो वेंडरवॉल इंटरेक्शन करती है किसके साथ, जो भी हमारे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट में, ठीक है। और यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन होती है करेक्ट डीएनटीपीज की, और बेस पे पेयरिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयन ए जो है, वो आयन ए क्या करता है, लोअर करता है किसको, पीकेए वैल्यू को, किसकी, 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड अटैक हो रहा है। और आयन जो बी है, मतलब मेटल बी है, वो स्टेबलाइज करती है नेगेटिव चार्ज किसका, पायरोफॉस्फेट का, ठीक है, ताकि यहाँ पे डिसबैलेंस ना क्रिएट हो उसके, ठीक है। और पायरोफॉस्फेट जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, वो फॉस्फेटेज एंजाइम इस पे एक्ट करके इसको तोड़ता है, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है ताकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग हो उसके। और यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज भी होता है, जैसे ही बॉन्ड बनता है तो ओ हेलिक्स रीओपन हो जाता है, दोबारा से ओपन होता है। अगर बेस पेयरिंग करेक्ट है तो पॉलीमरेज कंटिन्यू करता है, अगर इनकरेक्ट है तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को यूज़ करके उसको क्या करता है, बेस को हटा देता है। तो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे,
डायरेक्शन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ग्रीन हेलिक्स दिख रहा है, ग्रीन हेलिक्स, उसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा ओ यहाँ पे जनरेट होता है, जिस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया जाता है। और ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट की डायरेक्शन हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है, और प्राइमर की हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमरेज हमारा क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है, क्योंकि 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसी पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है। तो 3 प्राइम से स्टार्ट करता हुआ ऐसे वो बाइंड करता जाएगा, ठीक है। तो प्राइमर एक्सटेंड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम आयन होता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो मेन पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है वो क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें 2 मेटल आयंस होते हैं, वो डाईवैलेंट होता है। 2 मेटल आयन होते हैं, एक मैग्नीशियम और एक जिंक होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएगा, और जिंक क्या करेगा, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट को न्यूट्रलाइज करेगा। फिर हमें यहाँ पे प्राइमर की जरूरत होती है। प्राइमर हमारा 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में रन करता है, और इसमें 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोइटी प्रेजेंट होती है। डीएनए हमेशा सिंथेसाइज होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। बेस पेयरिंग होगी, सबसे पहले क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी यहाँ पे जब भी हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा। फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, और उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग होगी। अभी हम पढ़ेंगे प्रूफ रीडिंग क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज कैसे प्रूफ रीडिंग करता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है हमारी किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की, जिसके थ्रू वो क्या करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करता है बेस पेयर्स को, कि करेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है या इनकरेक्ट हो रही है, उसी को बोला जाता है प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट आता है कि एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को कैसे एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीड करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ही हमारा एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। एक मेजर जो हमारी क्या है यहाँ पे लिमिट है डीएनए पॉलीमरेज की, वो क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी इज द ओकेजनल अबाउट 1 इन 10⁵ टाइम्स फ्लिकरिंग ऑफ बेसिस, क्योंकि यहाँ पे फ्लिकरिंग ऑफ बेसिस होती है, इसलिए जो एक्यूरेसी है डीएनए पॉलीमरेज की वो क्या है, ओकेजनल, कभी कभी वो एक्यूरेट हो पाता है। क्यों इतना ओकेजनली वो एक्यूरेटली बेस पेयर्स को बाइंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं वो अपने टोटोमर्स फॉर्म करते हैं, जैसे अमाइनो या एनोल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी फॉर्म्स क्या होती है, अल्टर होती है दोबारा से, तो वो रोंग बेस पेयरिंग आ जाती है, ठीक है। तो उस रोंग बेस पेयर को हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको नहीं हटाते तो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और इसको हटाने के लिए, इनकरेक्टली बेस पेयर को हटाने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है या प्रूफ रीडिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियसेस होते हैं, न्यूक्लियसेस में हम यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस यूज़ करते हैं, डीएनए न्यूक्लियस सिर्फ डीएनए को डिग्रेड करता है, और प्रोटीन या आरएनए पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो डीएनए न्यूक्लियस को 2 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियस जो एंड पे, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड के एंड पे इनकरेक्ट बेस पेयर को तोड़ के हटाते हैं, वो एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर स्ट्रैंड के अंदर हटाते हैं वो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग का काम करेगा वो एक्ट करता है एज अ डीएनए न्यूक्लियस, जो 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस यूज़ होता है। ये एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को 3 प्राइम एंड से स्टार्ट करते हैं। 3 प्राइम एंड कहाँ पे प्रेजेंट था, प्राइमर पे, वहीं से बेस पेयरिंग बाइंड होती जाती है, तो वहीं से ये डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहीं से डीएनए हमारा क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो ये एक्सोन्यूक्लियस होते हैं जो हमारे बाहर कट करते हैं, एंड पॉइंट पे कट करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो अंदर स्ट्रैंड के अंदर कट करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, जो अंदर कट करते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब देखो, जो प्रूफ रीडिंग है न्यूली एडेड डीएनए की, वो डीएनए पॉलीमरेज को एक सेकंड चांस देती है कि वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाए। तो जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है उसका रिमूवल यहाँ पे फैसिलिटेट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो गया और उसको रिमूव करना है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कम हो जाती है क्या ऐड करने की, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की, ठीक है। मिसमैच्ड डीएनए अल्टर कर देता है ज्योमेट्री किसके बीच में, 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बीच में, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में, क्योंकि जो पाम रीजन था हमारा, पाम रीजन जो यहाँ
जहाँ पे प्रेजेंट होता है पाम रीजन डीएनए पॉलीमरेज का, उसमें इंटरेक्शन जो है किसके बीच में, प्राइमर के OH ग्रुप के बीच में और जो आने वाली अल्फा फॉस्फेट है उसके बीच में कम हो जाता है, ठीक है। थस व्हेन ए मिसमैच न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है तो रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन का रेट भी डिक्रीज हो जाता है और प्रूफ रीडिंग का भी रेट इंक्रीज हो जाता है। व्हेन ए मिसमैच्ड बेस पेयर इज प्रेजेंट इन द पॉलीमरेज एक्टिव साइट, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा और बहुत सारे बेस पेयर अनपेयर्ड रह जाएंगे। द डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट बाइंड सच अ मिसमैच्ड टेम्पलेट पुअरली, वो ऐसे टेम्पलेट पे पुअरली बाइंड होती है, बट जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट है वो हायर एफिनिटी से बाइंड हो जाती है। तो न्यूली अनपेयर्ड जो 3' एंड है वो कहाँ से मूव करेगा, पॉलीमरेज की एक्टिव साइट से मूव करेगा और वो एक्टिव साइट क्या करेगी, प्रूफ रीडिंग करेगी और जो भी मिसमैच होगा उसको रिमूव कर देगी। तो जो रिमूवल है मिसमैच बेस का वो अलो करता है टेम्पलेट और प्राइमर जंक्शन को कि वो दोबारा से फॉर्म हो, दोबारा से वहाँ पे पॉलीमरेज एक्टिव साइट बाइंड हो और दोबारा से DNTPs को बाइंड करके क्या करा जाए, DNA के स्ट्रैंड को एक्सटेंड किया जाए। एवरेज अगर हम देखें तो DNA पॉलीमरेज एवरेज अमाउंट में इंसर्ट कर सकते हैं 1 इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड फॉर एवरी 10⁵ न्यूक्लियोटाइड। मतलब जब वो 10⁵ न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा तो उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड वो इनकरेक्ट ऐड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग करता है जिसकी वजह से इनकरेक्ट बेस पेयर हटता है और दोबारा से प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बनता है, दोबारा से DNA पॉलीमरेज अपनी पॉलीमरेज एक्टिविटीज शो करता है और DNTPs को बाइंड करता है प्राइमर एंड पे। अब इस डायग्राम से समझें तो देखो ये डायग्राम भी यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे पहला आता है स्लो और नो DNA सिंथेसिस। यहाँ पे जैसे ही मिसमैच या रोंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही DNA पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देगा, वैसे ही DNTPs की बाइंड करने की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 3' OH है उस पर रोंग न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो गया है, नो रोंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, ठीक है। तो DNA सिंथेसिस स्लो हो गई या रुक गई तो इसकी वजह से क्या आ गया, एरर का सिग्नल चला गया। तो यहाँ पे जो हमारा DNA पॉलीमरेज है उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट क्या होगी, मतलब जो प्रूफ रीडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब जैसे ही डिटेक्शन हुआ तो अब रिमूवल करना होगा किसका, मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड का। अब यहाँ पे जो 3' एंड प्रेजेंट था, 3' एंड ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड जिसपे मिसमैच बाइंड हो रहा है वो ट्रांसफर हो जाएगा पॉलीमरेज एक्टिव साइट से, कहाँ पे चला जाएगा, वो एक्सोन्यूक्लियर, पहले यहाँ पे था वो, यहाँ पे क्या थी, पॉलीमरेज एक्टिव साइट थी, एंजाइम की पॉलीमरेज एक्टिव साइट थी, वो पॉलीमरेज एक्टिव साइट से मूव करके कहाँ पे आ गया, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट पे आ गया, ठीक है, जहाँ पे हमारा 3' to 5' में एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग होगी जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेटेड बेस को यहाँ पे हटाया जाएगा। फिर दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा, जैसे ही मिसमैच रिमूव होगा वैसे दोबारा से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और हमारा टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन बन जाएगा, दोबारा से एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे और हमारा दोबारा से हमारे DNTPs को बाइंड करने की कैपेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, यही ध्यान में रखने हैं कि जो प्रूफ रीडिंग होती है या फिर हम बोले या तो हम बोल सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज, या तो हम बोल सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज, या फिर हम बोल सकते हैं प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी ऑफ DNA पॉलीमरेज। ये कहाँ से कहाँ होती है, 3' to 5' डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये कब एक्टिवेट की जाती है, जब मिसमैच जो हमारा मिसमैच्ड जो DNTP होता है वो पॉलीमराइज हो गया, DNTP पॉलीमराइज हो गया है चेन के अंदर, जिसकी वजह से DNA पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, स्लो डाउन होगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। DNA सिंथेसिस इटसेल्फ का DNA सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, 5' to 3 डायरेक्शन में होता है, बट प्रूफ रीडिंग 3' to 5' डायरेक्शन में होती है। तो हमने यहाँ पे समझा कि मिसमैच स्लो कर देगा पॉलीमराइजेशन को, स्टैंड शिफ्ट हो जाएंगे एक्सोन्यूक्लियस साइट में, रोंग बेस पेयर को रिमूव किया जाएगा और दोबारा से सिंथेसिस रिज्यूम की जाएगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन फोर्क से। So stay tuned with me, and if you do like my lecture then comment in the comment section given below and like, subscribe and share. Thank you so much for coming to my channel again.